अब पढ़ते हैं हम कला संबद्ध स्रोत, कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, इस शब्द की जरूरत क्यों पड़ी आगे समझ में आएगा। कला संबद्ध मतलब कलांतर नहीं होगा या तो कलांतर नियत रहेगा। ठीक है ना, कला संबद्ध है, नाम से स्पष्ट है कि कलांतर क्या होना चाहिए, शून्य या फिर स्थिर रहना चाहिए। दो स्रोतों से कला संबद्ध, दो स्रोतों को कलांतर देखना है ना, तो दो स्रोत से आएगी। तो ऐसे दो स्रोत को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं जिनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां बराबर होती है तथा जिसमें कलांतर शून्य होता है। ठीक है, आवृत्ति बराबर मतलब समान समय में समान चक्र पूर्ण करेगी। ये 3 चक्र तो ये भी 3 चक्र। ठीक है ना, आवृत्ति जिसकी बराबर हो और कलांतर क्या हो, शून्य हो, उसे क्या कहते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। अथवा कलांतर स्थिर रहता है, समय के साथ नहीं बदलता। कला संबद्ध होने के लिए किसी स्रोत को क्या क्या शर्तें हैं, दोनों की आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए, उनमें कलांतर शून्य होना चाहिए, यही तो परिभाषा में भी लिखा है। ठीक है, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि व्यतिकरण को हमको क्या देखना है, स्पष्ट देखना है। क्या, व्यतिकरण को हमको स्पष्ट देखना है। व्यतिकरण मतलब इस प्रकार से हमको दिखाई देती है। ठीक है, एक जगह काला दिखाई देगा मतलब विनाशी व्यतिकरण हो रहा है, दो तरंगे मिल रही हैं। तो एक जगह हमको चमकीला दिखाई देगा, प्रकाश दिखाई दे रहा है, फिर काला, फिर चमकीला, फिर काला, फिर जो है हमको प्रकाश दिखाई दे रहा है, पुनः काला मिला। तो इस प्रकार से हमको व्यतिकरण मिलता है। ठीक है तो इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है जिसमें ऐसे दो स्रोत की जिनमें कलांतर क्या हो, शून्य हो, और आवृत्तियां क्या हो, बराबर हो। ठीक है, यदि इसमें शर्तें भी दिया गया है, स्थायी व्यतिकरण की शर्तें, जिसमें है दोनों तरंगों की आवृत्तियां क्या हो, समान हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तब क्या होगा, उनके आवर्तकाल भी समान नहीं होंगे। ठीक है, मान लो किसी समय पर इस बिंदु पर दोनों जो है ऊपर की ओर जा रही है, तो उसी समय अन्य समय पर क्या होगा, दोनों का क्या पता गर्त मिल रहा हो, दोनों के श्रृंग मिल रहे थे यहाँ पर, मतलब चमकीला वाला बिंदु मिल रहा था, प्रकाश वाला पॉइंट। ठीक है, ये मान लो डार्क वाला पॉइंट है, काला वाला विनाशी व्यतिकरण का, ये भी विनाशी। मान लो किसी समय T1 में हमको क्या मिल रहा था, इस बिंदु पर चमकीला वाला पोर्शन मिल रहा था, तो T2 में क्या मिलेगा, उसी समय डार्क वाला पोर्शन, यहीं पर डार्क वाला भी आ जाएगा। तो उसी समय यहाँ पर चमकीला वाला पोर्शन मिल रहा है, उसी समय हमको डार्क वाला पोर्शन मिल रहा है। तो व्यतिकरण हमको स्पष्ट दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। इसीलिए क्या होना चाहिए, स्रोत को कला संबद्ध, आवृत्तियां समान हो, कलांतर भी शून्य होना चाहिए। ठीक है, दोनों के आयाम लगभग समान हो, आयाम, ठीक है, ये इस प्रकार से है तो इसका आयाम इस प्रकार से एकदम समान होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ इस प्रकार से है, दूसरे का आयाम इस प्रकार से है, तो उससे भी हमको स्पष्ट व्यतिकरण नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों, जब आयाम समान रहेगा तो जहाँ श्रृंग मिल रहा है वहाँ चमकीला वाला पोर्शन, ठीक है, और जहाँ श्रृंग और गर्त मिल रहे हैं वहाँ क्या मिलना चाहिए हमको, डार्क पोर्शन। इधर 5 विस्थापित हुआ, इधर ऋण 5, तो दोनों शून्य हो जाएगा, तब पूरा काला दिखेगा। नहीं तो क्या होगा, कुछ कम हो गया तो कुछ ब्राइटनेस भी दिखेगी वहाँ चमकीला वाला, और थोड़ा थोड़ा काला भी दिखेगा। ठीक है, तो स्पष्ट व्यतिकरण नहीं मिलेगा। दोनों तरंगे एक ही दिशा में गमन करें, एक ही दिशा में गमन करनी चाहिए। ठीक है, दोनों स्रोत एक दूसरे के अत्यंत निकट होने चाहिए। ठीक है, ये एक स्रोत है, ये दूसरा स्रोत है, तो दोनों क्या होने चाहिए, निकट होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, पथांतर आ जाएगा। ठीक है, जिससे स्पष्ट व्यतिकरण नहीं मिलेगा। प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होना चाहिए। मान लो यहाँ से जो है प्रकाश किरण आ रही है, वो संकीर्ण एकदम होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बहुत सारी तरंगे आएंगी। यदि प्रकाश स्रोत को हमने बड़ा लिया तो बहुत सारी तरंगे आएंगी, जिससे स्पष्ट व्यतिकरण नहीं मिलेगा हमको। हम तो दो तरंगों को अध्यारोपित करना चाह रहे हैं ना। ठीक है, दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्णी हो, एक वर्णी मतलब एक रंग का होना चाहिए। यदि बहुत सारे रंग के आए तो भी स्पष्ट प्रतिरूप हमको नहीं मिलेगा, स्पष्ट व्यतिकरण।
क्योंकि अलग अलग रंग जो है अलग अलग व्यतिकरण अपना बनाएंगे। ठीक है, कला संबद्ध हो, ये तो हम जान ही चुके हैं क्यों कला संबद्ध होनी चाहिए। दोनों प्रकाश तरंगे ध्रुवित हो, ठीक है, उनकी ध्रुवण अवस्था समान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पोर्शन है व्यतिकरण के लिए, स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए। मतलब जहाँ हमको डार्क दिखाई दे रहा है काला, वहाँ काला दिखाई देना चाहिए, जहाँ चमकीला दिखाई दे रहा है वहाँ चमकीला। प्रकाश की तीव्रता जहाँ अधिकतम है वहाँ अधिकतम। संपोषी व्यतिकरण हो रहा है वहाँ संपोषी व्यतिकरण, जहाँ विनाशी व्यतिकरण हो रहा है वहाँ विनाशी व्यतिकरण मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं यंग का प्रयोग। यंग का द्विस्प्लिट प्रयोग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, एक प्रकाश स्रोत लिया, ठीक है, और एक संकीर्ण स्लिट लिया S1। ठीक है, इस प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश को ही उन्होंने क्या किया, दो भागों में बांटा। अलग अलग दो स्रोत क्यों नहीं ले लिया उन्होंने, S1 और S2? तो अलग अलग स्रोत से जब प्रकाश तरंगे आती हैं तो उनकी आवृत्ति और कला में बहुत अंतर पाया जाता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक ही प्रकाश स्रोत लिया और उससे आने वाले प्रकाश को दो भागों में बांट दिया। देखो ये स्लिट S1 और स्लिट S2, तो उससे उनकी आवृत्ति और कलांतर क्या होगा, कलांतर शून्य होगा, आवृत्ति समान होगी, कला संबद्ध होगा कह सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांट दिया, S1 और S2। ये संकीर्ण है, एकदम पतले हैं। ठीक है, इन दोनों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप हमको पर्दे XY पर, ये पर्दा है, यहाँ व्यतिकरण प्राप्त हुआ। ये विनाशी संपोषी, ये विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, इस प्रकार से हमको व्यतिकरण प्राप्त हुआ। तो उन्होंने देखा अपने प्रयोग से, तो उन्होंने इसको क्या कहा, जहाँ चमकीला वाला पोर्शन है उसको दीप्त फ्रिंज कहा, प्रकाशिक वाला को, और जहाँ काला काला दिखाई दे रहा है उसको अदीप्त फ्रिंज कहा। ठीक है, जो चमकीला दिखाई दे रहा है उसको दीप्त फ्रिंज, और जो ब्लैक डार्क दिखाई दे रहा है उनको क्या कहा, अदीप्त फ्रिंज कहा। ठीक है, प्रत्येक दीप्त फ्रिंज की तीव्रता एक समान है, जो चमक रहा है उनकी तीव्रता क्या है, एक समान है। कालापना जो दिख रहा है अदीप्त फ्रिंज की, उसकी तीव्रता भी एक समान है। उनकी चौड़ाई, मान लो ये इतना चौड़ा है अदीप्त फ्रिंज, तो दीप्त फ्रिंज भी इतना ही चौड़ा होगा। ठीक है, ये दीप्त फ्रिंज, फिर अदीप्त फ्रिंज। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ निष्कर्ष दिया। ठीक है, जो चमकीली और काली पट्टियां दिखाई दी उनको क्या कहा, चमकीली वाले को दीप्त और काली वाली को अदीप्त कहा। ठीक है, दोनों फ्रिंजों अदीप्त की भी और दीप्त की भी तीव्रता एक समान है। जो काला दिख रहा है वो काला, और जो तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता चमकीला दिख रहा है, उन सभी की चमकीलीपना जो है एक समान है। ठीक है, ब्राइटनेस एक समान है, और सभी की चौड़ाई क्या है, एक समान है। अब हाइगेन ने इसको तरंग सिद्धांत के आधार पर बताया, उसको स्पष्ट किया। ठीक है, देखते हैं तरंग सिद्धांत के अनुसार व्याख्या। तो ये प्रकाश स्रोत है जिसके क्या है, ये तरंगाग्र बनाया गया है। बिंदु स्रोत से आने वाली तरंग कैसे रहती है भाई, वृत्ताकार या गोलाकार बोल सकते हैं। उसको दो भागों में बांटा। ठीक है, तरंग है मतलब क्या होगा, ये श्रृंग और गर्त होगा। ये जो बिंदुदार है वो श्रृंग है। ठीक है, और जो ये लाइन है पूरी सतत लाइन वो है गर्त। ठीक है, इस प्रकार से प्रदर्शित किया, श्रृंग गर्त श्रृंग गर्त। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ स्लिट S1 और S2 लगा दिए हमने, तो यहाँ से अब दो तरंगे मिलेंगी, यहाँ से एक तरंग, यहाँ से दूसरी तरंग। तो देखो जहाँ पर श्रृंग श्रृंग से मिल रही है और गर्त गर्त से, वहाँ पर बनेगा संपोषी व्यतिकरण। जहाँ बिंदुदार मिल रही है किससे, गर्त से, सतत लाइन से, वहाँ मिलेगा हमको क्या, अदीप्त फ्रिंज या विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो यहाँ देखो दीप्त फ्रिंज मतलब संपोषी व्यतिकरण हो रहा है, अदीप्त फ्रिंज मतलब विनाशी व्यतिकरण वहाँ हो रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसको। यहाँ देखो श्रृंग श्रृंग गर्त गर्त, श्रृंग श्रृंग गर्त गर्त एक जगह मिल रहे हैं, वहाँ मिल रहे हैं हमको विनाशी संपोषी व्यतिकरण या दीप्त फ्रिंज,
और जहाँ हो रहा है श्रृंग गर्त एक दूसरे से मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं, वहाँ पर हमको अदीप्त फ्रिंज, ठीक है। विनाशी व्यतिकरण, दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी सदैव समान रहती है, इसे फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, ठीक है। ये काला वाला एक मिला, एक अदीप्त फ्रिंज मिला, एक और अदीप्त फ्रिंज मिला, तो के बीच की दूरी क्या रहती है, समान रहती है, और इसे फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। व्यतिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, ठीक है ना। कैसे, तो यदि दोनों तरंगे I1 और I2 दो तरंगे हैं जिनकी तीव्रता I1 और I2 है, तो यदि व्यतिकरण ना करे तो परिणामी तीव्रता क्या होगा, I1 प्लस I2, ठीक है। अब संपोषी व्यतिकरण कर रहा है मान लो, तो I मैक्सिमम बराबर I1 I2, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर I1 I2। विनाशी व्यतिकरण के लिए I मिनिमम होता है I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट ओवर I1 I2, ये निकाले हैं हम लोग। एवरेज निकालो तो कितना आएगा, पुनः I1 प्लस I2 ही आ गया। मतलब हम देख रहे हैं कि उनकी तीव्रता जो है नियत बनी हुई है, या कुल ऊर्जा नियत बनी हुई है। तो वास्तव में होता क्या है, जहाँ पर न्यूनतम तीव्रता मिल रही है वहाँ ऊर्जा विलुप्त होती है, उतनी ही ऊर्जा, ठीक है, अधिकतम तीव्रता के स्थानों पर प्रकट होती है। डार्क पोर्शन मिला मतलब ऊर्जा विलुप्त हो गया, ब्राइटनेस पोर्शन मिला मतलब ऊर्जा क्या हो गई, अधिकतम हो गई। तो जितना कम हुआ है न्यूनतम वाले में, उतना ही वो किसको दे देता है, अधिकतम को। ऊर्जा का पुनर्वितरण हो रहा है, केवल ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही है और ऊर्जा कहीं से मिल नहीं रहा है, ठीक है, ऊर्जा का पुनर्वितरण हो रहा है ये, ठीक है। तो ये किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। अब यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई निकालना सीखते हैं हम, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं फ्रिंजों की चौड़ाई, ये फ्रिंज बना अदीप्त फ्रिंज, ये बना दीप्त फ्रिंज, दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच इनकी चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले S एक वर्णी प्रकाश स्रोत ले लेते हैं, स्लिट S1 व S2 एक दूसरे के समीप ले लेते हैं। क्यों समीप लेते हैं, ये हम पढ़े ही हैं, ठीक है, ताकि S1 और S2 कला संबद्ध स्रोत की तरह कार्य करे। दोनों स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d ले लिए। ये पर्दा है XY, डायग्राम से हम पूरा थ्योरी लिख सकते हैं। XY एक पर्दा है जिसपे हमको व्यतिकरण मिलेगा, और स्लिट से उनकी दूरी, पर्दे की दूरी को ले लिए कैपिटल D, ठीक है। S1 व S2 की दूरी देखो O1 से, पर्दे पर एक बिंदु है O1, इससे दूरी क्या होगी, समान होगी। मतलब पथांतर क्या हुआ दोनों के बीच, 0 हो जाएगा, दोनों समान दूरी पर है, मतलब कोई पथ का अंतर नहीं है, पथांतर नहीं है। तो O1 के लिए S1 O1 और S2 O1 दोनों क्या है, बराबर है, पथांतर 0 है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, O1 से X दूरी पर क्या कर रहे हैं, O1 से X दूरी पर एक बिंदु P ले रहे हैं, ठीक है। S1 P और S2 P को मिला दिए, ठीक है। अब दोनों में पथांतर दिख रहा है वो, ठीक है। तो पथांतर अब ज्ञात करेंगे, फिर निकालेंगे हम फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, S1 से एक अभिलंब हमने खींचा Q, S2 से एक अभिलंब खींचा R, S2R और S1 Q, ठीक है। देखो ये पूरी दूरी D है S1 और S2 के बीच, तो आधी दूरी क्या होगी, ये केंद्र है ना, D/2 आधा आधा कर दिया उसको, ठीक है। पुनः देखते हैं, स्लिट है S1 एक वर्णी प्रकाश स्रोत, S1 S2 स्लिट है जो समीप रखे हैं, दोनों के बीच की दूरी D है, O केंद्र है, ठीक है। एक पर्दा है XY, और S1 और S2 की O1 के पथांतर क्या है, 0 है, समान दूरी पर है, तो ठीक है। हमने क्या किया, O1 से X दूरी पर एक बिंदु P ले लिए हैं। अब S1 और S2 में पथांतर आ गया, ठीक है, और स्लिट की पर्दे से दूरी D है, इस प्रकार से लिखना है। अभिलंब खींचना है Q, यहाँ से S2 अभिलंब खींचे R। अब हम लेंगे त्रिभुज S1 P Q, समकोण त्रिभुज जैसा नजर आ रहा है। सबसे पहले उसके पहले हम निकाल लेते हैं मान PQ का। इस PQ का मान हम निकाल लेते हैं, त्रिभुज है
ज़रूरत पड़ेगी आगे। पी क्यू का मान निकालेंगे तो O1 सॉरी O1P माइनस O1Q यही आएगा, O1P माइनस O1Q, तब PQ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, O1Q यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x है x, और O1Q की दूरी कितनी होगी जी भाई, D/2। देखो यहाँ दूरी, ये दूरी बराबर है, तो D/2 x माइनस D/2 आ गया। वैसे ही हम निकालते हैं P से R तक की दूरी। ठीक है, तो ये कितना किसके बराबर होगा, O1R प्लस O1P, इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो O1 इंटू R कितना होगा, D/2, और O1 इंटू P कितना है, x प्लस D/2 आ गया क्या। ठीक है, डायग्राम देख के आसानी से समझ सकते हैं हम। अब समकोण त्रिभुज PQS1 में देखते हैं। PQS1 में एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, S1P का स्क्वायर बराबर S1Q का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से तो ये S1Q कितना है जी, S1Q ये जितना दूरी D है, तो D का स्क्वायर और PQ का मान हम निकाल चुके हैं, x माइनस D/2 का होल स्क्वायर। वैसे ही हम लिखते हैं अब S2PR समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग S2P का स्क्वायर प्लस S2R का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। तो ये मान रख दिए हम D² प्लस x/2 का x प्लस D/2 का होल स्क्वायर। पथांतर मतलब दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो दोनों को घटा दीजिए। S2P² माइनस S1P² कैलकुलेट करेंगे तो आएगा यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और a माइनस बी का होल स्क्वायर तो लगा ही सकते हैं ना आसानी से। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2xd, इसको सॉल्व किए तो अब a² माइनस b² का सूत्र होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसलिए इसको लिखे S2P प्लस S1P इंटू S2P माइनस S1P। अंतर ज्ञात करना है क्या, तो इसका मान ज्ञात करना है, तो 2xd बराबर आ गया S2P प्लस S1P, S2P प्लस S1P। ठीक है, ये दूरी लगभग D के क्या होगी, बराबर होगी। ये वाली दूरी S2P और S1P लगभग D के, तो हम D के बराबर ले लेते हैं उसको। आ गया भाई D प्लस D मतलब 2D, दोनों को जोड़ दिए, काट दिए, तो XD अपॉन D बचा हमारे पास। यही क्या है, पथांतर है। क्या है, पथांतर। ठीक है, अब देखते हैं दीप्त फ्रिंजे हमको कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो अधिकतम तीव्रता या कह सकते हैं संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर हम देखे हैं λ/2 का समगुणक होना चाहिए, तो XD अपॉन D ये भी पथांतर है, और λ/2 का समगुणक 2n ये भी पथांतर है, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी n λD अपॉन D। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 0 1 2 3 स्टार्ट होगा। n इज इक्वल टू 0 रखने पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा। शून्य क्रम का प्रथम द्वितीय तृतीय दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां हमको पता चल जाएगी। x जो है दूरी को बता रहे हैं, कितनी कितनी दूरी पर हमको मिलेगा। ठीक है, हम लोगों ने अभी पढ़ा है ना, संपोषी व्यतिकरण में λ/2 का समगुणक होना चाहिए। अदीप्त फ्रिंजों के लिए देख लेते हैं, तो λ/2 का विषम गुणक होना चाहिए। ठीक है, तो 2n माइनस 1 इंटू λ/2, तो पथांतर XD अपॉन D को बराबर कर दिए, तो x बराबर 2n माइनस 1 λD अपॉन 2D। तो ये पता चल गया कि अदीप्त फ्रिंज जो है कितनी कितनी दूरी पर प्राप्त होगी। अब देखते हैं मेन फ्रिंजों की चौड़ाई निकालना। ठीक है, तो दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। क्या किए, दो दीप्त फ्रिंज लिए, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई होगी। ठीक है, देखते हैं कैसे।
माना कि NV और N+1V दीप्त फ्रिंजों की केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से, केंद्र में दीप्त फ्रिंज बन रहा है ना, क्योंकि पथांतर शून्य है, दूरी XN और XN+1 है, ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है, मैंने लिखा है यहाँ केंद्र, ठीक है। अब उससे जो है क्रमागत, दो क्रमागत NV, यहाँ से यहाँ तक की दूरी XN है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी XN+1 है। कितना है? XN+1 है। ठीक से लिख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे तो ये दूरी पता चल जाएगा। अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, जब दो दीप्त फ्रिंज लेंगे उसके बीच की दूरी देखेंगे तो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई मिलेगी, ठीक है। तो XN बराबर N लैम्डा D अपॉन D, दीप्त फ्रिंज के लिए है ना सूत्र, XN के लिए N लैम्डा D अपॉन D, XN+1 के लिए N+1 रख दो, N+1 लैम्डा D अपॉन D, दोनों का अंतर ज्ञात कर लो। तो हमारे पास आएगा लैम्डा D अपॉन D, यही क्या है? दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के मध्य अदीप्त फ्रिंज, ये बना अदीप्त फ्रिंज, ये बना अदीप्त फ्रिंज, ये भी बना अदीप्त फ्रिंज। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ध्यान दीजिए, ये केंद्र है ना, क्या है? केंद्र है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से ये दूरी, ठीक है। यदि हम लोगों ने निकाल लिया ये पोर्शन, दो दीप्त फ्रिंज हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल गई, यहाँ तक बेटा, ठीक है। ये भी दीप्त फ्रिंज है, ये भी दीप्त फ्रिंज है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लिए, अंतर, तो ये वाला पोर्शन बचा ना दूरी, तो ये क्या है जी? अदीप्त फ्रिंज है ना। तो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई मिल गई हमको, लैम्डा D अपॉन D। वैसे ही दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है हमको, तो दो अदीप्त फ्रिंजों की दूरी निकाल लो। अदीप्त फ्रिंज के लिए N और N+1 देखते हैं, तो XN बराबर क्या होगा? 2N-1 लैम्डा D अपॉन 2D है। N+1 के लिए N की जगह N+1 रख दो, 2 इंटू N+1 -1, ठीक है, ऐसा ही है। तो ये होगा 2N+2 -1, मतलब 2N+1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 2N+1 लिखा है जी, ठीक है, लैम्डा D अपॉन 2D, ठीक है। तो दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, दोनों को घटा दो, आ गया लैम्डा D अपॉन D। तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, अदीप्तों का अंतर ज्ञात किए तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई मिल गई लैम्डा D अपॉन D। दोनों बराबर है क्या? तो दीप्त और अदीप्त फ्रिंज क्या होते हैं? दोनों की चौड़ाई क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। फ्रिंज चौड़ाई का अभिष्ट सूत्र हमको मिल गया। बहुत ही आसान है, 1 से 2 बार आप बना के देखेंगे तो बहुत ही ईजी लगने लगेगा। फ्रिंज की चौड़ाई किन किन चीज़ों पर निर्भर कर रही है समझ में आ गया। लैम्डा पर, तरंग दैर्ध्य पर, जितना ज़्यादा होगा फ्रिंज की चौड़ाई अधिक होगी। दो पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी पर जितनी अधिक होगी फ्रिंज की चौड़ाई उतनी अधिक होगी। दोनों स्लिट के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही फ्रिंज चौड़ाई क्या होगा? कम होगा, व्युत्क्रमानुपाती है ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग सूत्र देख के ही लिख सकते हैं, ठीक है। ये 1 नंबर या 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है, यदि वायु के स्थान पर जल पे हम फ्रिंजों का निर्माण करना चाहे तब क्या होगा। तो यहाँ जब कैलकुलेशन करते हैं तो आता है हमारे पास, जल में फ्रिंज की चौड़ाई वायु में फ्रिंज की चौड़ाई की तुलना में क्या हो जाएगी? कम हो जाती है, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट हैं, आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है।